महाराष्ट्र में बीजेपी इसलिए भी कॉन्फिडेंट दिख रही है क्योंकि चुनावी मंच पर मोदी शाह योगी की जोड़ी, ग्राउंड पर संघ का साथ, लाडली बहन जैसी योजनाएं हैं, जाति की राजनीति के जवाब में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे दिए जा रहे हैं। और बीजेपी का यह कॉन्फिडेंस चुनावी राजनीति के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह के शब्दों में भी दिख रहा है। महाराष्ट्र चुनाव में अमित शाह ने यह कहकर सस्पेंस बढ़ा दिया कि महायुति के जीतने पर सीएम कौन होगा, यह चुनाव जीतने के बाद तय होगा। एक बार सुनिए अमित शाह ने क्या कहा है, फिर आपको इस बयान के मायने बताता हूं। अभी महाराष्ट्र में युति सरकार का नेतृत्व एकनाथ शिंदे जी कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। अब अमित शाह के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन यानी महायुति की सरकार चल रही है। अमित शाह ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि महायुति के बीच कोई टेंशन नहीं है, कला नहीं है, सीएम फेस को लेकर भी कोई कंफ्यूजन नहीं। चुनाव के बाद तीनों दल साथ बैठकर सीएम तय करेंगे, यानी परफॉर्मेंस के आधार पर आगे की रणनीति बनाई जाएगी। और बीजेपी फिर बड़े भाई की भूमिका में आने को तैयार है। इसमें तीनों ही पार्टियों की सहमति भी है। जैसे उद्धव ठाकरे ने 2019 में किया था, वैसे हालात फिर से न खड़े हो जाएं और शरद पवार जैसे दिग्गज नेताओं को फिर से मौका न मिल जाए, इसलिए अमित शाह ने महाराष्ट्र में सीएम फेस के मुद्दे को बिल्कुल क्लियर कर दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही बोलकर। और उस पर कोई बवाल भी नहीं हुआ। कोई एकनाथ शिंदे ने नहीं कहा कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया। यानी क्लियर है कि बीजेपी पहले ही स्टैब्लिश कर चुकी है कि बॉस जो जितनी सीट लाएगा उसके हिसाब से तय होगा। और बीजेपी चूंकि ज्यादा सीट पर लड़ रही है तो उसकी ज्यादा सीटें लाने की स्थिति भी है। महाराष्ट्र में पीएम मोदी के हिंदू एकता और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारों का टेस्ट भी है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो मुस्लिम वोट का खुला खेल चल रहा है। एक संस्था है ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड, जिसने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को समर्थन का ऐलान कर दिया। उलेमा बोर्ड ने 7 नवंबर को शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में उलेमा बोर्ड ने 17 डिमांड रखी, जो अगर महाविकास अघाड़ी पूरी करता है तो उसे मुसलमानों के वोट मिलेंगे। उलेमा बोर्ड ने जो प्रमुख शर्तें रखी हैं उसके बारे में सुनिए। सत्ता में आने पर आरएसएस पर बैन लगा दो, राज्य में मुसलमानों को 10% आरक्षण दे दो, इमामों को हर महीने 15,000 रुपए वेतन दो, महाविकास अघाड़ी वक्फ बिल का विरोध करो और महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड को 1000 करोड़ का फंड दे दो। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड में 500 लोगों की भर्ती हो, पुलिस भर्ती में मुसलमानों को प्राथमिकता दो, विवादित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो। अब इस तरह से कोई शर्त रख के और कह रहा है कि ये कर दो तो वोट देंगे, तो उसमें सेक्युलरिज्म खतरे में नहीं पड़ रहा। लेकिन हिंदू को जाति में बंटना नहीं चाहिए, यह बोल देने से सेक्युलरिज्म खतरे में पड़ जाता है। उत्तर प्रदेश में भी इंडी गठबंधन के नाम पर अखिलेश यादव ही चारों तरफ दिख रहे हैं। इंडी गठबंधन के बाकी दल यूपी उपचुनाव से अभी तक दूरी बनाए हुए हैं। उपचुनाव की 9 सीटों में से अखिलेश यादव ने एक भी सीट किसी को दी तो है नहीं, वैसे सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ रही है। दूसरी तरफ बीजेपी ने ऐसा माहौल बना दिया जिसकी काट अखिलेश खोज नहीं पा रहे। हिंदू एकता का नारा बीजेपी पूरे देश में लगा रही है। उपचुनाव के लिए सीएम योगी धमाकेदार अंदाज में प्रचार कर रहे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी का प्रचार आज से शुरू हुआ है। आप देखिए अखिलेश कैसे पुरानी दाल में नया तड़का लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश अभी भी सीएम योगी की कुर्सी की बात पर ही टिके हुए हैं, कह रहे हैं कि नहीं योगी जी की तो कुर्सी जाने वाली है। लोकसभा चुनाव में भी इंडी गठबंधन यही भ्रम फैला रहा था। अखिलेश ने फिर से दावा किया है कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी जाने वाली है। योगी आदित्यनाथ अपनी मर्जी से यूपी में कुछ नहीं कर पा रहे। इनको लग रहा है कि लोकसभा चुनाव में इस तरह का भ्रम फैलाकर कुछ फायदा हुआ था, तो अब शायद उपचुनाव में भी हो जाए, कुछ मौका मिल जाए। हालांकि अभी तक यह स्थिति होगी या नहीं ये स्पष्ट नहीं है। पब्लिक इसको फिर से मानेगी या नहीं ये अभी तय नहीं है। सुनिए अखिलेश यादव को, फिर बताऊंगा कैसे योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश को अलग ही मुद्दे में फंसा के रखा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, चुनाव के बाद ही हट गए होते। जो हटने वाले उन्हें गुस्सा आप पर नहीं आ रहा है, कहीं और गुस्सा दिखाना चाहते हैं। ये गुस्सा जो आजकल सरकार को है वो अपनी कुर्सी बचाने का गुस्सा है, क्योंकि दिल्ली वालों ने तय कर लिया है कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद इनकी कुर्सी बचेगी नहीं, इनकी कुर्सी छिन जाएगी। अखिलेश यादव वही पुरानी बातें दोहरा रहे जिनका कोई आधार नहीं। लोकसभा चुनाव में भी ऐसे ही दावे किए गए थे, लेकिन अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ तो कुर्सी पर ही। पीएम मोदी भी योगी की पीठ थपथपा चुके हैं, यानी बीजेपी में कहीं कोई दिक्कत दिख नहीं रही। और सीएम योगी की बातों से भी साफ दिख रहा है कि बीजेपी हाईकमान को योगी आदित्यनाथ पर
पूरा भरोसा है। योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में फायर मोड में प्रचार कर रहे हैं। अखिलेश यादव को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहे हैं। अखिलेश यादव के पीडीए वाले नारे पर आज सीएम योगी ने भयंकर हमला किया। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को गुंडों और माफिया से जोड़ते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडों और माफियाओं का प्रोडक्शन हाउस है और अखिलेश यादव उसके सीईओ हैं। सुनिए एक बार। ये समाजवादी पार्टी आज यह तो एक प्रोडक्शन हाउस बन गया है, माफिया और अपराधियों को पालने का प्रोडक्शन हाउस है ये। यानी जहां पर हर दुर्दांत अपराधी, हर दुर्दांत माफिया, हर दुर्दांत दुष्कर्मी जहां से पैदा होता है और इसके सीईओ अखिलेश यादव है, इनका ट्रेनर शिवपाल यादव है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि बहनों और भाइयों, ये माफिया और ये अपराधी किसी के नहीं हुए। यानी गजब सियासी लड़ाई छिड़ी है और इसमें न्याय करना है वोटर को, जनता को। अब वो फैसला किधर आएगा ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल जब न्याय करने की बात हो ही रही है तो पाठशाला में अगली क्लास डीवाई चंद्रचूड़ के बाद बने नए चीफ जस्टिस कौन हैं, जिनके धमाकेदार फैसलों की खूब चर्चा होती। इंदिरा गांधी ने जिनके चाचा को नहीं बनने दिया था चीफ जस्टिस, आज वही कैसे बने सीजेआई। और 1999 में वाजपेयी सरकार का वो एक फैसला जिसने चीफ जस्टिस चुनने का तरीका तय किया, आज उसका चक्कर। जस्टिस संजीव खन्ना ने आज देश के 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की शपथ ले ली। राष्ट्रपति भवन में हुए समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी भी राष्ट्रपति भवन में हुए चीफ जस्टिस के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल रहे। राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह खत्म होने के बाद एक ग्रुप फोटो सेशन भी हुआ, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी, नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, पूर्व चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल एक साथ नजर आए। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण की तस्वीर ट्वीट करते हुए सीजेआई का पद संभालने के लिए जस्टिस संजीव खन्ना को बधाई भी दी। जस्टिस संजीव खन्ना अपने धमाकेदार फैसलों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने अपने अब तक के कार्यकाल में कई बड़े और चर्चित मामलों में ऐतिहासिक फैसले सुनाए। आज पाठशाला में जस्टिस संजीव खन्ना के इन ऐतिहासिक फैसलों के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही यह भी बताऊंगा कि बतौर सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के 6 महीने के कार्यकाल में किन बड़े मामलों की सुनवाई अभी होनी है। एक ऐतिहासिक किस्सा भी सुनाऊंगा इतिहास से जुड़ा हुआ, इनके साथ क्या हुआ था, इनके परिवार के साथ। जस्टिस खन्ना के परिवार के उस तेज तर्रार जज की भी बात होगी जिन्होंने आज से करीब 47 साल पहले तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी की नाराजगी की वजह बने और उसकी वजह से चीफ जस्टिस का बनने का मौका गवा दिया था। उस परिवार से आते हैं जस्टिस संजीव खन्ना। अटल सरकार के समय चीफ जस्टिस चुनने का तरीका कैसे बना, क्या बदला, यह भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले बात देश के नए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की, जिन्हें वकालत विरासत में मिली। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट में जज रह चुके हैं, जबकि उनके चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना अपने समय में सुप्रीम कोर्ट के चर्चित जज रहे। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जस्टिस संजीव खन्ना का परिवार उन्हें वकील नहीं बल्कि सीए बनाना चाहता था, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना अपने चाचा जस्टिस हंसराज खन्ना से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने वकालत को करियर के तौर पर चुना। जस्टिस संजीव खन्ना ने चाचा को अपना रोल मॉडल क्यों बनाया, क्यों उनके चाचा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनते बनते रह गए इंदिरा गांधी की वजह से, इसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले जस्टिस संजीव खन्ना का सीजेआई की कुर्सी तक पहुंचने का सफर सुनिए। साल 1983 में जस्टिस संजीव खन्ना ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की पढ़ाई की, फिर 30 हजारी कोर्ट में वकालत शुरू की। जस्टिस संजीव खन्ना लंबे समय तक दिल्ली सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए सरकारी वकील रहे। साल 2005 में जस्टिस संजीव खन्ना दिल्ली हाईकोर्ट में जज बने और करीब 13 साल तक दिल्ली हाईकोर्ट में जज रहे। 2019 में जस्टिस खन्ना को प्रमोट करके सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया गया और अब जस्टिस संजीव खन्ना देश के 51वें चीफ जस्टिस बन चुके हैं। जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई 2025 तक सीजेआई के पद पर बने रहेंगे। उनका कार्यकाल करीब 6 महीने का रहने वाला है।